हे गाइस, दिस इज़ रघु हियर। आज हम लोग कोरोजन रिमूवल असेसमेंट एंड रीप्रोटेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट सर्विस के बारे में हम लोग बात करेंगे। बेसिकली हम लोग कोरोजन एयरक्राफ्ट में कोरोजन का एयरक्राफ्ट में क्या असर होगा एंड उसको रिमूव कैसे करते हैं, उसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं एंड अगर उसको एक बार आपने रिमूव कर दिया उसका रीप्रोटेक्शन कैसे करते हैं, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द चैप्टर वुड बी इन वेरियस सेशंस। तो दिस इज़ फर्स्ट वीडियो फॉर द कोरोजन, सो स्टे विथ मी। नेक्स्ट आता है, जब भी आप कोरोजन होता है तो कोरोजन होता है वेरी डिज़ास्टर्स होता है, अच्छा खासा डिज़ास्टर्स फिनोमेना होता है। सो बेटर ज़्यादातर आजकल के जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं, आज पर जितने भी मटेरियल उसमें यूज़ किए जाते हैं, सरफेस ट्रीटमेंट यूज़ किए जाते हैं, इंसुलेशन जो यूज़ किए जाते हैं, प्रोटेक्टिव फिनिशेस जो यूज़ किए जाते हैं, वो आजकल जितने भी हैं ज़्यादातर एडवांस्ड है। तो इसमें ओवरऑल कोरोजन जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है, लेकिन फिर भी इट हैज़ बीन सीन दैट कि जितना भी आप इसको इम्प्रोवाइज़ कर लो, थोड़ा बहुत कोरोजन हमेशा रह ही जाता है। थोड़ा बहुत ये कोरोजन का प्रॉब्लम जो है सही में बड़ा है, लेकिन हम लोग कुछ हद तक by using modern material, surface treatments, insulations and all, we have reduced it drastically, but it still happens, so you need to be careful. So whenever there is a corrosion, जब corrosion होता है तो हम लोग एक डेटा शीट रेफ़र करते हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है केमिकल कौन सा यूज़ करना चाहिए सर्टन टाइप के सर्टन मटेरियल के ऊपर। तो मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट है, ऐसा करके एक डेटा शीट रहता है। We should refer this data sheet whenever you are planning to remove the corrosion over there. नेक्स्ट आता है, आप प्रिवेंटिव मैकेनिज़्म क्या क्या यूज़ करोगे। प्रिवेंटिव कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर करके बोला जाता है। सो ऑब्वियसली आप पहले प्रिवेंट करोगे, अगर प्रिवेंशन नहीं होता है तो आप क्योरिंग के पास जाना। तो सबसे पहले प्रिवेंशन क्या करोगे, समय समय पर हाउ आर यू गोइंग टू डू इट, समय समय पर आप क्लीन करते रहोगे। डर्ट पार्टिकल जितना भी उधर एक्यूमुलेट होते हैं सरफेस के ऊपर, उसको आप एडिक्वेटली क्लीन करना, थोरोली आप लुब्रिकेशन करना। समय समय पीरियडिकली आप लुब्रिकेट करोगे तो प्रॉब्लम होने का चांस कम है। तो लुब्रिकेशन अच्छी तरह करना पड़ेगा, डिटेल इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत भी कोरोजन होता है उसको आपको पकड़ो समय पर रहते आप पकड़ोगे तो आप डिफेक्ट्स का फैलना कम हो जाता है, कोरोजन का फैलना कम हो जाता है। सो ये एक आप में एक एडवांटेज होगा अगर आप समय रहते छोटे कोरोजन को ही आपने पकड़ लिया। एंड तुरंत ट्रीटमेंट भी करना है, इससे आपका कोरोजन जो है ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ दैट कोरोजन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इंस्पेक्शन इज़ वन थिंग, and at the same time once you catch up the defect over there, you need to promptly treat that corrosion। वो corrosion को आप समय रहते ही क्लीन करना है। सिमिलरली वे एयरक्राफ्ट के अंदर जो है वेरियस ड्रेन होल्स रहते हैं जहाँ से वाटर ड्रेन होल्स रहते हैं, सिमिलरली फ्यूल का ड्रेन होल्स रहेगा, सिमिलरली हम लोग ऑयल का ड्रेन होल्स रहते हैं, स्काइड्रोल का ड्रेन होल्स रहेगा। तो वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रेनिंग के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ होल्स रहते हैं। एंड कुछ केमिकल जो हैं स्पेशली फ्यूल स्काइड्रोल जो है कोरोसिव होते हैं। सो यू नीड टू सी टू इट दैट कि जो होल है जहाँ से फ्लूइड जो है ड्रेन हो रहा है, इट शुड बी ऑब्स्ट्रक्शन फ्री होगा तो उधर एक्यूमुलेट नहीं होगा। जो अगर उधर एक्यूमुलेट नहीं होगा तो देर इज़ अ वेरी लेस चांस ऑफ electrochemical reaction over there and thus protecting a job from corrosion. So drain holes जो है obstruction free होना चाहिए। सिमिलरली आप फ्यूल टैंक को समय समय पर आपको ड्रेन करना पड़ेगा, बिकॉज फ्यूल टैंक ज़्यादा समय के लिए फ्यूल अंदर एयरक्राफ्ट के टैंक में है तो उधर भी कोरोजन होता है, एंड विच बाई इटसेल्फ इज़ वेरी डेंजरस। नेक्स्ट आता है आपको समय समय पर आपको क्रिटिकल एरियाज़ को वाइप करना पड़ेगा। मतलब हो सकता है कि जो क्रिटिकल एरियाज़ है उधर कुछ फ्यूल गिरा हो, ऑयल गिरा हो, वाटर गिरा हो, कुछ भी हो सकता है। तो समय समय पर आपको उधर वेटनेस दिखाई दे रहा, पानी दिखाई दे रहा है, तो क्रिटिकल एरिया को आप क्लीन करोगे।
क्रिटिकल एरिया को आप क्लीन करोगे तो आपका एयरक्राफ्ट ज़्यादा समय के लिए रहेगा। नेक्स्ट आता है आपको फाउल वेदर एंड सनी डेज का थोड़ा सा ध्यान देना। मतलब धूप का समय में या ह्यूमिडिटी ज़्यादा एरिया है, फाउल वेदर, व्हेन आई से फाउल वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमिड एरिया। एंड अगर सनी डेज़ की बात करो आई एम टॉकिंग अबाउट समर डेज। सो अगर आपका एयरक्राफ्ट जो है ह्यूमिड एरिया में है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट कि वाटर वेपर की वजह से कोरोजन जो है बढ़ने का चांस होता है। तो एयरक्राफ्ट को फॉल वेदर से थोड़ा सा सील करके रखना। एंड सनी डेज़ में आपको वेल वेंटिलेशन रखना पड़ेगा। सनी डेज़ में आपको एयरक्राफ्ट को बचा के रखना है, बिकॉज वॉट ये ह्यूमिडिटी, जितना भी ह्यूमिडिटी हवे में है वो जो है अंदर इंस्पेक्शन एरिया के अंदर पूरा एक्यूमुलेट हो जाता है, तो बिकॉज बाहर जाने के लिए जगह नहीं रहेगा। तो अगर वेंटिलेट रखो तो जितना भी एयर जो है क्रॉस वेंटिलेशन होता रहेगा एंड कोरोजन होने का चांस कम होता है। सिमिलरली जब भी आप एयरक्राफ्ट को पार्क करें, स्पेशली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, प्रोटेक्टिव कवर्स जो है आप लगा के रखिएगा। एयरक्राफ्ट में प्रोटेक्टिव कवर्स लगाओगे तो डस्ट पार्टिकल एयरक्राफ्ट के अंदर एंटर करने का चांस कम होता है। नेक्स्ट आता है, अगर गलती से एयरक्राफ्ट के अंदर कोरोजन होता भी है तो यू कैन रेक्टिफाई इट, बट इट विल प्रूव कॉस्टली, सो बेटर बी प्रिपेयर्ड। तो अगर आप प्रिवेंशन कर सकते हो तो ठीक है, अगर प्रिवेंशन नहीं कर सकते तो यू आर गोइंग टू पे हैवी प्राइस। नेक्स्ट आता है आपका कोरोजन रिमूवल। कोरोजन को रिमूव करने के लिए 5 स्टेप प्रोसीजर है। सबसे पहले आप क्लीन करोगे सरफेस को, जो जगह पे आप कोरोजन रिमूव करने वाले हैं वो सरफेस को आप डस्ट पार्टिकल, ड्राई, इवन ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया या कुछ भी हो सकता है, वो सबको आप रिमूव करोगे, क्लीन करोगे। क्लीन करने के बाद पेंट उधर लगा हुआ रहेगा, कोई और कुछ लगा हुआ रहेगा, उसको आप स्ट्रिप करना पड़ेगा, वो एरिया को स्ट्रिप करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। एक बार आपने वो स्ट्रिपिंग एक बार कर दिया, कोरोजन को रिमूव करोगे। प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पूरा कोरोजन को रिमूव कर सकते हैं आप, हो सकता है कि थोड़ा बहुत रह जाए, लेकिन प्रैक्टिकली जितना कोरोजन आप रिमूवल पॉसिबल है वो एरिया को आप कोरोजन को आप रिमूव करोगे। एंड बाकी सब एरिया को आप न्यूट्रलाइज, जो अगर पिट्स में थोड़ा बहुत कोरोजन रह गया, क्रिवाइज हो सकते हैं, उधर भी कोरोजन रह गया, इन दैट केस केमिकल्स आते हैं, न्यूट्रलाइजिंग केमिकल्स आते हैं, उधर आप वो डाल के आप बचा सकते हैं। ये 100% फुल प्रूफ नहीं होता है, इसलिए हम लोग न्यूट्रलाइजिंग मेथड को, हम लोग ऐसा नहीं है कि तो न्यूट्रलाइजिंग मेथड हम लोग यूज़ कर सकते, हर जगह यूज़ नहीं कर सकते ऐसे। सो कुछ जगह में, छोटे छोटे जगह में हम लोग न्यूट्रलाइजिंग मेथड के लिए हम लोग जा सकते हैं, जहाँ पे पॉसिबल नहीं है कोरोजन रिमूव करना, वैसी जगह पे आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह में हम न्यूट्रलाइजिंग केमिकल यूज़ करके काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। वी नीड टू यूज़ न्यूट्रलाइजिंग केमिकल्स इफ़ एट ऑल यू कैन नॉट रिमूव कोरोजन जो इनएक्सेसिबल है, वैसे जगह में आप न्यूट्रलाइजिंग केमिकल्स यूज़ करोगे। नेक्स्ट आता है, आपने एक बार न्यूट्रलाइजिंग केमिकल यूज़ कर दिया, उसके बाद प्रोटेक्टिव फिल्म लगाओगे। प्रोटेक्टिव फिल्म्स लगाने के बाद आप जो पेंट रिमूव किया, ऑब्वियसली वापस लगाना पड़ेगा पेंट को, तो पेंट फिनिशिंग करके आप एयरक्राफ्ट को वापस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, आप सर्विस को क्लीनिंग एंड पेंट रिमूवल कैसे करते हैं। तो जब भी आप सर्फेस को क्लीन करते हैं तो 2 हिस्सों में किया जाता है। एक होता है डस्ट पार्टिकल, ऑयल पार्टिकल, प्रिजर्वेटिव्स को रिमूव करना। नेक्स्ट आता है स्ट्रिपिंग करना। तो जब भी आप पेंट रिमूव करते हैं तो आपको इतना ध्यान देना है कि ऑयल, ग्रीस, डर्ट, प्रिजर्वेटिव, ये सबको आप रिमूव करोगे। एंड इसको रिमूव करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ क्लीनिंग एजेंट्स आते हैं, उसको आप यूज़ करके आप क्लीन कर सकते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ एड्स आते हैं, उसको आप यूज़ करके आप क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, जब भी आप क्लीन करते हैं आप ध्यान देना कि आप कौन से मटेरियल में कौन सा केमिकल यूज़ कर रहे हैं। आपको मैंने एक डेटा शीट का नाम बताया था, वो डेटा शीट को यूज़ करते हुए आप सही केमिकल, सही मटेरियल के ऊपर, मैटर के ऊपर यूज़ करना, वरना आप कोरोजन रिमूव करोगे क्या पता नहीं, लेकिन मटेरियल ज़रूर ख़राब हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है, आप जब भी जो भी केमिकल यूज़ करें, जब भी कोई भी केमिकल यूज़ करें, हो सके तो केमिकल जो वो यूज़ करना जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो। तो आजकल जो है वाटर बेस्ड केमिकल्स को, इवन नॉन टॉक्सिक केमिकल्स को ज़्यादा प्रोत्साहन किया जा रहा है, ज़्यादा यूज़ करने के लिए इनक्रेज किया जा रहा है। सो वैसे टाइप के केमिकल्स यूज़ करोगे ज़्यादा बेटर है। एंड कुछ जगह में, हर जगह में नहीं, वोलेटाइल केमिकल को भी प्रोहिबिट किया गया है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल, बिकॉज वो थोड़ा सा केमिकली एनवायरनमेंट थोड़ा सा हजार्डस है। सो हो सके तो उसे यूज़ मत करना। अगर जहाँ पे परमिटेड है, अगर ड्राई केमिकल है, PD680 यूज़ कर सकते हो आप। अगर ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट जिसको हम लोग बोलते हैं PD680, अगर बहुत ज़्यादा पतला डस्ट पार्टिकल है, ग्रीस ऑयल है, वैसे टाइप की चीज़ को आप रिमूव करना चाहते हैं, इन दैट केस आप सॉफ्ट प्रिजर्वेटिव कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप हैवी ड्यूटी केमिकल्स, हैवी ड्यूटी डस्ट पार्टिकल है, इन दैट केस ज़िद्दी दाग है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वैसे केस में सॉल्ट इमल्शन टाइप क्लीनर यूज़ कर सकते हैं, सॉल्ट इमल्शन टाइप क्लीनर आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर आप उसके बाद एक बार आपने रिमूव कर दिया, उसके बाद रिंसिंग करना। ऐसा नहीं कि डर्ट पार्टिकल आपने केमिकल यूज़ कर दिया वैसे ही रहेगा, तो आपको या स्ट्रिपर्स, रिंसेबल स्ट्रिपर्स यूज़ करके आप उसको पूरा क्लीन करोगे। एंड नेक्स्ट आता है, पेंट कैसे रिमूव करोगे। रिंसिंग करना पड़ेगा, रिमूव कर दिया आपने, उसके बाद आता है पेंट रिमूव करना। उसके लिए भी, पेंट रिमूव करने के लिए केमिकल पेंट रिमूवल्स आते हैं। एंड आप हो सके तो आप आउटर एरिया में, जहाँ पे आउटसाइड इन ओपन एरिया में अगर आप कर सकते हो तो लार्जर एरिया है तो आउटसाइड कीजिएगा। एंड अगर आप ओपन एरिया में नहीं कर सकते तो शेडेड एरिया में कीजिएगा। शेडेड एरिया में करोगे तो फिर भी चलेगा, लेकिन इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड। अगर वेंटिलेटेड होगा तो केमिकल जो अंदर ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं होगा, एंड आदमी को ज़्यादा प्रॉब्लम, जो बंदा कर रहा है, टेक्नीशियन जो भी कर रहा है, ये वुड बी फाइन। हेल्थ हज़ार्ड बहुत ज़्यादा है कि केमिकल्स का, तो वेंटिलेशन अच्छा खासा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, जब भी आप ये केमिकल्स यूज़ करें तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वेंटिलेशन तो होना चाहिए। एंड ये केमिकल्स को, केमिकल पेंट रिमूवल्स को आप रबर सरफेस से, एयरक्राफ्ट टायर से, फैब्रिक कवरिंग करते हैं एयरक्राफ्ट के ऊपर, फैब्रिक का भी एक ज़माने में बनता है, फैब्रिक्स भी होते हैं, तो फैब्रिक से, एक्रिलिक से, जो एयरक्राफ्ट का विंडोज जो होते हैं, विंडशील्ड जो होते हैं, ये एक्रिलिक का बनता है, एक्रिलिक से आप दूर रखोगे। ये पॉसिबल कि केमिकल जो है ये सारे पार्ट्स से हम लोग दूर रखेंगे। वाई? बिकॉज उसके साथ, ये सारे पार्ट्स के साथ ये केमिकल ये पेंट रिमूवर जो है केमिकल रिएक्ट करता है, एंड इट पॉसिबल अवॉइड ऑल दोज थिंग्स। नेक्स्ट आता है, आप अगर आसपास आपका कोई गैस सिलेंडर है, वाटर टाइट सीलेंट्स हैं ऑल, वैसे केस में आप ये केमिकल्स यूज़ करते हुए थोड़ा सा केयरफुल हो जाइएगा, बिकॉज इट में, अभी सीलेंट उधर है तो सीलेंट का इंटीग्रिटी डैमेज हो जाएगा, एंड गैस, ऑब्वियसली गैसेस के साथ वो थोड़ा सा रिएक्ट कर सकता है, विच मे प्रूव प्रॉब्लमेटिक। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आपका शरीर के लिए ये केमिकल्स अच्छे नहीं हैं, इट इज़ हार्मफुल टू योर आइज, लंग्स एंड स्किन। So whenever you are using this sort of paint strippers and all, wear gloves पहनोगे, हाथ आपके बचे हुए रहेंगे, एप्रन पहनोगे तो आपका शरीर बचा हुआ रहेगा। सिमिलरली आपका गॉगल्स पहनोगे, आपकी आंखें बचे हुए रहेंगे। तो इवन पॉसिबल आप ये अपना मास्क भी पहनिएगा, आपका लंग्स बचा हुआ रहेगा। सो ये पॉसिबल आप ये सब पहनिएगा whenever you are using this thing। नेक्स्ट आता है, जब भी आप स्ट्रिपिंग करें, पेंट को आप स्ट्रिप करें, पेंट रिमूवर यूज़ करें, तो ब्रिसल जो यूज़ कर रहे हो आप, वो ब्रिसल का साइज़ जो है आप 1/3 टू 1/16 इंच के बीच होना चाहिए। एंड जो पेंट ब्रश आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप दोबारा कोई और जगह में यूज़ नहीं करोगे हैं, बिकॉज आपने वो पेंट ब्रश को केमिकल के कांटेक्ट में लाया है, उसको आपने उसके अंदर आपने
इमर्स किया है और उसे यूज़ किया है। सो ये पॉसिबल वो पेंट ब्रश को आप कोई और जगह में यूज़ मत करना, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर आप ये ब्रश जो केमिकल जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, सो ये पॉसिबल वो ब्रश को कहीं और जगह में मत यूज़ करना। जैसे ही आप केमिकल्स को आप ज़्यादा कुछ देर के लिए आप रखोगे, ब्रशिंग करोगे, उसके बाद यू विल फाइंड दैट कि आफ्टर 10 to several hours आफ्टर दैट टाइम रिंकल्स फॉर्म होते हैं उसके ऊपर, स्किन सरफेस के ऊपर। कुछ जगह में ऐसा लगेगा कि ज़्यादा रिंकल्स फॉर्म नहीं हुए हैं, वैसे जगह में वापस एक बार स्क्रब करना पड़ेगा आपको। लेकिन ज़्यादातर जगह में जहाँ जहाँ केमिकल ऑब्जर्व हुए हैं, पेंट रिमूवल जो है पेंट रिमूवल जो ऑब्जर्व हुआ है, वो जगह जो है रिंकल्स, वो जगह में पूरे रिंकल दिखाई देंगे। एंड 10 से सेवरल आवर्स क्यों लगते हैं? बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। वो एरिया का ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। एंड अगर जहाँ जहाँ नहीं हुआ है उसको आप उधर सैचुरेट नहीं हुआ, पेंट रिमूवल जो है उधर सैचुरेट नहीं हुआ, तो वापस आपको वापस इस प्रोसीजर को रिपीट करना पड़ेगा। एंड वो करते वही बार आपने एक बार कर दिया, उसके बाद पैड जो स्क्रबर पैड होते हैं वो स्क्रबर पैड से आप वापस वाइप करना शुरू करोगे। जब वाइप करना शुरू करोगे तो पेंट जो है ये अपना जो भी रिंकल्ड पेंट है वो रिमूव होना शुरू करेगा। जो रिमूव होना शुरू करेगा, ये अभी टिपिकली जो भी पेंट रिमूवर यूज़ करते हो टिपिकली वाटर रिंसिबल रहते हैं। आप वाटर से आप लो मीडियम प्रेशर का वाटर स्टीम उसमें आप इंजेक्ट कर सकते हैं। एंड एक बार ब्रशिंग कर दिया, आपने याद रखना ब्रश करोगे, रिंकल्स फॉर्म हुए हैं, आप नॉर्मल एब्रेसिव वन पैड यूज़ कर सकते हैं, उसको रब करना सरफेस के ऊपर, बिकॉज तभी वो पूरा ऑलमोस्ट लाइक कट जाएगा, ऑलमोस्ट पूरा सरफेस में ऑलमोस्ट टुकड़े टुकड़े दिखाई देंगे आपको। वैसे केस में आप वाटर का जेट उसमें आप स्प्रे कीजिएगा लो मीडियम प्रेशर के साथ। एंड बाय डूइंग इट, एंड ये सब करते वक्त आप ब्रूम, ब्रश या कोई नॉन वुमेन एब्रेसिव पैड जो है उससे आप मदद ले सकते हैं। वाटर से रिंस करते वक्त आप ब्रश, ब्रूम या कोई भी नॉन वुमेन एब्रेसिव पैड जो है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एंड ये यूज़ करते वक्त आपको इतना ध्यान देना है कि आप जो पाउडर मिलता है, पेंट का जो पाउडर है, स्ट्रिप्स रेसिड्यू जो है, वो रेसिड्यू को आप डिस्पोज करते वक्त ध्यान दीजिएगा। एनवायरनमेंट कंसर्न को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए उसको डिस्पोज कीजिएगा, बिकॉज ये पेंट जो थोड़ा डेंजरस होते हैं। तो पेंट को डिस्पोज करते वक्त एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको एक्शन लेना है। एंड हियर कम्स द एंड ऑफ द टॉपिक। सो ये पार्ट का नेक्स्ट हिस्सा जो है हम लोग कल परसों हम लोग पढ़ेंगे।